नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज नंबर या क्लास नंबर 7 में आपका स्वागत है। और मैं हर क्लास में केवल 5 क्वेश्चंस ही कराता हूं आपको, लेकिन ये 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चंस की एक नोट्स बनाइए, आप रखिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करीब करीब हमेशा हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वह घड़ी कितनी कीमत में बेचनी पड़ेगी? ठीक है, देखो घड़ी का सेलिंग प्राइस दिया है इन्होंने, क्या है? 720 रुपए है। लेकिन ये सेलिंग प्राइस कब है? जब आप कॉस्ट प्राइस से क्या करते हो? आप 25% हानि पे बेचते हो। कॉस्ट प्राइस से जब आप 25% हानि पे बेचते हो तब घड़ी का विक्रय मूल्य 720 है। इसका मतलब यदि अगर अगर क्रय मूल्य 100 है, क्या है? अगर क्रय मूल्य 100, और वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य को हमेशा 100 मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हमने माना माना नहीं, आप ऐसे कर लो। आप अगर क्रय मूल्य आपका 100 होगा और 25% आपको हानि हो रही है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आपने कहा जी विक्रय मूल्य हो जाएगा 75। इस 75 की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है? 720 के। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है और 25% को आपको हानि हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? आप लिख भी लो यहाँ पे, माना सीपी बराबर 100। सीपी अगर 100 है, सुनना आप, ये मैं एक स्टेप इसमें कम करूंगा। अगर सीपी हमारा 100 है और कह रहा है कि जब उसको हम 720 में बेच रहे हैं तो 25% की हानि हो रही है। कोई चीज 100 रुपए आप लेके आए हो, 100 रुपए में लेके आए हो आप, और 25% हानि पे आप उसको बेच रहे हो, इसका मतलब क्या है? 75 में बेच रहे होगे आप। इस 75 की वैल्यू 720 के बराबर है। अब कायदे में निकालना चाहिए हमको यहाँ से पहले सीपी, समझना मेरी बात। अब यहाँ से सीपी निकालते हैं, फिर सीपी निकालने के बाद क्या करते हैं? उसका 125% निकालते हैं हम। तो हमने क्या करा, यहाँ पे सीपी निकालने की जरूरत हमको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है। अब दोबारा उसने कह दिया कि अब मैं इस चीज पे 25% का लाभ कमाना चाहता हूँ। 100 रुपए की जो चीज आप लाए थे, 25% पे आप उसका लाभ कमाना चाह रहे हो। इसका मतलब कि उसको 125 की बेचनी पड़ेगी। तो हमसे 125 की वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है। 125 की वैल्यू क्या होगी? 75 की वैल्यू 72 के बराबर है। 125 की वैल्यू निकाल लो आप। 720 बटे 75 इंटू 125। 25 तिहाई 75, 25 पंचे 125, ये काटोगे कितना आएगा? 200। 24 तिहाई 72, 24 पंचे 120, 120 और एक जीरो। यानी कि 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना होना चाहिए? 1200 रुपया होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि चीनी की कीमत में 10% कम हो, चीनी की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी के द्वारा इसका उपयोग कितने परसेंट अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम ना हो? व्यय कम ना का मतलब ये हो कि जितना पैसा आप पहले चीनी में खर्च कर रहे थे उतना ही पैसा आपको खर्च करना है। अब चीनी क्या हो गई? चीनी सस्ती हो गई। जब चीनी सस्ती हो गई और आप अगर पहले जितना पैसा खर्च कर रहे थे आप भी उतना ही पैसा खर्च करोगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उपयोग या उपभोग जो होता है वो बढ़ाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो हमने लिखा यहाँ पे चीनी की कीमत, क्या लिख लिया? कीमत। पहले वाली कीमत क्या थी और अब कीमत क्या होगी? तो हमने मान ली कि पहले कीमत उसकी 100 रुपए थी। मान लिया हमने, पहले जो कीमत थी चीनी क्या थी? 100 थी। अब कह रहा है कीमत में 10% की कमी आ गई। क्या कह रहा है? 10% कम हो जाए। तो 10% कम हो जाएगा तो अब कीमत कितनी हो जाएगी? अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई? 90 हो गई। इसे आप काट भी सकते हो, जीरो जीरो काट लिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो कीमत का अनुपात आया, देखना मेरी बात, जो कीमत का अनुपात आया वो आया 10 अनुपात
9। चीनी की कीमत का अनुपात आ गया 10:9। अगर पहले 10 रुपए रही होगी तो अब कितने रुपए रही होगी? 9 रुपए किलो रही होगी। या पहले 10 इकाई रही होगी तो अब कितनी है? 9 इकाई चीनी की कीमत। जब भी क्वेश्चन में ये आ जाए जो आपका रिजल्ट है, जो रिजल्ट है वो सेम है। रिजल्ट क्या है? सेम। रिजल्ट का मतलब क्या हो गया कि जो आपका जो खर्चा है, जो खर्च हो रहा था चीनी पे, वो कम ना हो। कम ना हो का मतलब ये कि जितना पहले आप खर्चा कर रहे थे तो उतनी खर्चा आपको अब करना है। तो कीमत कम हो जाने पे उपयोग बढ़ जाएगा, समझना। और कीमत ज्यादा होने पे उपयोग कम हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ लिख लिया उपयोग, क्या लिखा है? उपभोग लिखा है, उपभोग। तो उपभोग का रेशियो क्या आएगा? तो इसका रेशियो जस्ट क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। अगर ये 10:9 है तो ये कितना हो जाएगा? 9:10। भाई होता क्या है, आपका अगर रिजल्ट जो है, जो परिणाम है, अगर उसको हमें स्थिर रखना है, उस पर हमें कोई बदलाव नहीं लाना है, और एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा। अगर पहली चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो जाके परिणाम बराबर होगा आपका। कैसे बराबर होगा? भाई कीमत 10 रुपए किलो है, 9 किलो चीनी आप ले रहे हो, क्या है? 90 आए यहाँ पे। अब क्या है, कीमत 9 रुपए हो गई, अब चीज ले रहे हो 10 किलो तो यहाँ भी 90 आ गया। तो दोनों जगह आपको क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर 10 रुपए किलो चीनी है, 9 किलो चीनी यूज कर रहे हो तो कितना हो जाएगा? 90 रुपए की हो जाएगी। नहीं, अब जो नई नई कीमत आई है उसमें 9 रुपए किलो चीनी हो गई तो कितनी लेनी पड़ेगी? 10 लेनी पड़ेगी। दोनों में इन दोनों गुणा कर देंगे तो ये 90 रुपए 90 रुपए, ऐसे ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद करने की जरूरत है कि उपयोग का रेशियो उसकी कीमत के रेशियो के उल्टा होगा, जबकि हमें यह बोला गया है कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमें मालूम पड़ गया जो उपयोग का रेशियो पहले अगर वो 9 इकाई चीनी खा रहा होगा तो अब कितने खाएगा? 10 किलो या 10 इकाई खाएगा। पहले का 9 किलो खा रहा था तो कितने खा रहा है? वो 10 किलो चीनी खा रहा है। वो गृहिणी जो है अपने परिवार में उसके 10 किलो चीनी लग रही है। तो यही पूछा गया है, क्या कह रहा है? तो गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितने परसेंट बढ़ जाएगा, ये परसेंट बताना है। तो प्रतिशत वृद्धि किसमें? उपयोग में। प्रतिशत वृद्धि उपभोग में। तो आपने कहा कितने की वृद्धि हो रही? 9 से 10 हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही। 1 की वृद्धि किस पे हो रही? 9 पे हो रही। निकाल लो। 1 जो है 9 का कितने परसेंट है? 1 जो है वो 9 का कितने परसेंट? 100 लगा दो, परसेंटेज कर दो, कितना आएगा? 100/9। 100 100/9%। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 100/9% की उसके उपभोग में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया हो तब वाई अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे एक्स है, एक्स किसी काम को 24 दिन में करता है। इसी काम को अगर वाई करेगा तो कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया। यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है आपको, लेकिन डी की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट नहीं निकलेगी। पहली लाइन में दिया है एक्स किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। लास्ट में पूछा गया है तब वाई अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो एक्स अगर 24 दिन में करता है, क्या होता है यहाँ मैन इंटू डे, M1 D1 बराबर M2 और D2। ये हमने फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। लेकिन डी का मान निकालना है तो एक्स और वाई के बीच में पहले संबंध निकालना पड़ेगा कि एक्स और वाई के बीच में क्या इनमें रिलेशन है। वो कैसे निकालेंगे देखो आप। तो आपको मालूम है एक्स जो है वो काम को 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी इसने एक और कंडीशन डाल दी है, काम शुरू होता है 24 दिन में पूरा कर सकता है जब उसने उसने मतलब एक्स ने 4 दिन काम कर लिया। 4 दिन। तो एक्स ने क्या करा? एक्स ने 4 दिन का काम यहाँ पे कर लिया है, तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। अब कह रहा है कि अब एक्स एक्स 24 दिन में काम पूरा कर लेता है। एक्स ने काम शुरू कर लिया, 4 दिन काम किया उसने। अब इसके बाद ये एक्स का 4 दिन का काम हो गया, एक्स के साथ जो है वाई भी आ गया, तो एक्स प्लस वाई अब दोनों हो गए। यहाँ पे एक्स की क्या लिखा है? ये तो लिखा है तब 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया हो। भाई एक बताओ मुझे, जब वाई शामिल हो गया और ये कह रहा है कि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया, तो 4 दिन तो आपने यहाँ काम कर लिया है। 4 दिन आपने यहाँ काम कर लिया
टोटल दिन कह रहा है 16 है, 16 में से 4 जाए कितना बचेगा, तो आपने कहा जी 12 बचेगा। तो एक्स और वाई ने कितने दिन काम किया होगा, 12 दिन किया होगा। फिर से गौर से देखो, कह रहा है उसने 4 दिन काम किया, किसने किया, एक्स ने 4 दिन काम किया, तब वाई भी उसके साथ 4 दिन के बाद, अब एक्स और प्लस वाई दोनों आ गए, शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया हो, तो 4 दिन तो उसने काम कर लिया, अब दिन कितने बचे, पूरा काम कह रहा है यहां से लेके यहां तक जो टोटल डेज था वो था 16 दिन का काम था, यहां से यहां तक। तो 4 दिन इसने काम कर लिया एक्स ने, तो बाकी कितने दिन बचे, तो बाकी बचे 12 दिन। 12 दिन में एक्स और वाई दोनों ने साथ मिलकर काम किया होगा, ठीक है। अब देखो, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां से कैसे करेंगे, देखो ये तो हमारा 24x ही रहेगा, माइनस ये आ जाएगा 4x इधर आ जाएगा, बराबर ये आ जाएगा आपका 12, अभी एक्स प्लस वाई कट जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू 12। इसे सॉल्व करेंगे, 24 में से 4 जाएगा, 20x आएगा यहाँ पे, और x प्लस वाई इंटू 12, काट लो, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, ये आएगा 5x, ये आ जाएगा -3x बराबर 3y। तो 2x बराबर कितना आ गया, 3y आ गया। समझो आप, x और y के बीच में हमको रिलेशन मालूम पड़ गया कि x जितना काम 2 दिन में करेगा, y उतना काम 3 दिन में कर लेगा। x जितना काम 2 दिन में करेगा, y उतना ही काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। अब हमको इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे इसका मान उठा के रख देना है। तो एक काम करते हैं, हमें d का मान निकालना है, तो y के मान पे 3y की जगह आप रख दो 3y। आप ऐसा करो, यही रख लो आप, 24x है तो 24x को हमने कर लिया 2 इंटू 2x इंटू 12, समझना मेरी बात, 2x इंटू 12 बराबर y प्लस डी। 2x का मान क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, यहाँ 3y कर दिया इंटू 12 बराबर y डी। ये y से ये y कट जाएगा, 12 3 36, यानी कि डी का मान कितना आ गया, 36 आ गया। इसका मतलब ये हो गया y जो है y उस काम को अकेले 36 दिन में पूरा करेगा। आंसर हो जाएगा आपका 36 यानी 36। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। कह रहा है कोई राशि अगर मान ले हमें 100 है, अब हम 100 क्यों मान रहे इसका बताएंगे। पहले मान हमने धनराशि कितनी 100 है, हमने धनराशि जो मान ली वो हमने 100 मानी है। 100 क्यों मानी है भी बताऊंगा मैं आपको। अब कह रहा है कि ये 10 वर्षों में 10 वर्ष में 10 वर्ष में कितनी होती है, 200 हो जाती है। अगर ये हमारा मूलधन है तो ये क्या हमारा अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। अगर हम मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगी। भाई 10 वर्षों में 200 हो जाती है, मतलब यहाँ पे जब राशि आपने लगाई तब 100 रुपए थी, लेकिन 10 वर्ष बाद कितनी हो गई, 200 हो गई। इस 200 में मैं अगर ये कह दूं कि भाई मुझे 10 वर्ष का ब्याज बताओ, तो आप कह दोगे सर जो 200 हो गई है ये 100 वाली, इसमें 100 घटा दो आप। 200 में आप 100 घटा दोगे तो ब्याज कितना आएगा, 100 आएगा। तो मैंने कहा कि 10 वर्ष में 10 वर्ष का जो ब्याज आया, कितना आया, 100 आया यहाँ से। 10 वर्ष का आप कह सकते हो 10 ईयर्स का जो ब्याज ब्याज कितना है, 100 है। 10 वर्ष का ब्याज 100 है। किसका, अगर 100 रुपए है आपके पास, अगर आपका मूलधन 100 रुपए है तो 10 वर्ष 10 ईयर का ब्याज कितना, 100 रुपए है। अब आपको मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि दर पूछा गया है, कह रहा है ब्याज की दर बताओ। मैंने आपको बताया था ब्याज की दर अगर आपको निकालनी है तो मूलधन आपको हमेशा कितना है, अगर आप 100 बना लोगे बढ़िया रहेगा। तो हम 100 मान के ही चल रहे हैं, जो हमारा मूलधन है कितना, 100 ही है। 100 रुपए पे एक वर्ष में दर क्या होती है, सुनना, 100 रुपए में एक वर्ष पे मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाती है। तो आपने कहा जी 100 रुपए हो गया, ठीक है, बल्कि इसको ऐसे लिखो आप, 100 लिख दिया यहाँ पे, ये हमारा मूलधन है। ऊपर वाला ही है थोड़ा सा, इसको चलो ऊपर वाले को कर देता हूँ मैं, हल्का सा पेन, ये थोड़ा सा ऐसा है, ऐसा कर लो आप। यहाँ हो गया आपका 10 ईयर का ब्याज, 10 ईयर का ब्याज जो है वो कितना है, 100 है। 10 वर्ष का ब्याज 100 है,
10 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है, मूलधन 100 रुपए है। तो हमने कहा जी 1 ईयर का बताओ, 1 ईयर का ब्याज बताओ आप। तो आपने कहा जी 10 साल में अगर 100 रुपये ब्याज मिलना तो 1 साल में 10 रुपये ब्याज मिलेगा। अब देखो 100 रुपये मूलधन है, 1 साल का ब्याज कितना है, 10 आ रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि 100 रुपये पे 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाती है। तो 100 रुपये मूलधन आ गया, 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। मतलब क्या होगी, रेट कितना आ जाएगा आपको, 10% आ जाएगा यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 10%। ऑप्शन नंबर सी, 10% यहाँ से ऑप्शन इसका रेट आएगी जो वो आएगी 10%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे 512 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। अब मुझे एक बताओ, 512 है, कह रहा है इसको छोटी से छोटी सी संख्या से गुणा करना है कि पूर्ण घन बन जाए। घन मतलब क्या होता है, पूर्ण घन बन जाए। घन मतलब क्या होता है कि जिसके 3 3 के जोड़े बन जाए, जिसके 3 3 के जोड़े। तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आपने कहा कि सर ये तो ऑलरेडी जो 512 है ये तो ऑलरेडी घन है, ये 8 का क्यूब जो है वो 512 के बराबर होता है। 8 64 और 8 8 32 3 हाथ, ठीक है, ये 512 के बराबर होता है। तो 512 तो ऑलरेडी घन है ही है, 512 तो पहले से ही घन है। तो कह रहा है नहीं, इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि ये घन बन जाए। तो इसमें ऑप्शन आपने देखा कि जब ये घन है, ऑलरेडी पहले से घन है, तो हमको कोई ऐसी संख्या ही इसमें गुणा करना पड़ेगा जो ऑलरेडी पहले से ही घन हो, जिसका घन मूल निकाला जा सके। जैसे 512 घन मूल कितना होता है, 8 होता है। तो आपने कहा जी ठीक है, एक काम करते हैं, हमने पहले ऑप्शन उठा लिया 9। 9 9 किसी के घनमूल आता है, तो आपने कहा किसी का नहीं आता है। वर्गमूल तो आ जाता है 3 का, 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा। 10 है, 10 तो बिल्कुल नहीं आता है। 7 है, बिल्कुल नहीं आता। लेकिन आपने कहा जी 8 आता है। 8 किसका आता है, तो आपने कहा जी 2 की पावर 3, अगर 2 की पावर 3 करें तो 8 आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम चाहें तो 512 में 2 की पावर 3 का गुणा कर दें। 3 क्यों, क्योंकि कह रहा है कि पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए जो भी संख्या हम 512 में करेंगे वो क्या होनी चाहिए, वो पावर उसकी 3 देना चाहिए। तो 2 की पावर अगर 3 का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा। बाकी 9 आएगा नहीं यहाँ पे किसी में, ठीक है, 10 आएगा नहीं, 7 आएगा नहीं। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। यानी कि उस संख्या को हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 512 क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण घन बन जाएगा। तो आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 8। उम्मीद करता हूँ 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। जल्दी से फिर 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे आपके लिए फिर और लेके आता हूँ। कोशिश ये करूंगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी हो, कुछ और आपकी इसमें अच्छे से और अच्छे क्वेश्चंस इसमें आपके शामिल हों।